गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ओके, टुडे वी आर गोइंग टू अच्छा, चलिए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, वेल, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम? आज हमने किडनी के बारे में डिस्कस करना है। और बेटा डेफिनेटली ये रीनल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस करना है आज ना। तो एनी आइडिया कि रीनल सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? तो ये हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे इसको। और ये रीनल सिस्टम टेस्ट या क्विज में इंक्लूडेड नहीं होगा आपकी मीटर में, लेकिन हम पढ़ लेते हैं इसको, राइट? बेटा रिवीजन इंशाल्लाह, जिसमें हम मेरे पास 2 लेक्चर्स हैं, लाइक थर्सडे और फ्राइडे हमारे पास टू लेक्चर्स हैं, तो हम एक लेक्चर में ये रीनल सिस्टम कर लेंगे और एक लेक्चर में हम किसी एक चैप्टर की रिवीजन कर लेंगे, राइट? तो अब जो रिवीजन करनी है वो भी इंशाल्लाह हम रिवीजन भी कंटिन्यू कर लेंगे, नथिंग टू वरी। ठीक है, तो आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। पहले तो ये बताएं कि आर्गन ऑफ एक्सक्रीशन कौन कौन से होते हैं। आपको क्या लगता है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन? पहले ये चीज़ बताएं कि एक्सक्रीशन क्या है। क्वेश्चन इज दैट कि एक्सक्रीशन क्या है। आपको स्लाइड शो हो रही है? बेटा आगे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन हम 2 लेक्चर्स में रिवाइज कर लेंगे। हमारे पास कोई 3-4 चैप्टर हैं जो कि हम रिवाइज कर लेंगे। आप ना परेशान हो, मैं कह रहा हूँ रिवीजन करवा दूंगा तो डेफिनेटली रिवीजन हो जाएगी, आप बिल्कुल ना परेशान हो। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि एक्सक्रीशन, आपके माइंड में क्या चीज़ ऐसी आती है कि व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? स्लाइड शो हो रही है आपको? अगर स्लाइड शो हो रही है तो उसके ऊपर मेंशन हुआ होगा एक्सक्रीशन। तो चलें, एनी हाउ, तो आप बताएंगे कि एक्सक्रीशन क्या है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो ओनली वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर हम कह देते हैं इनको रिमूव करना है, तो क्या ये एक्सक्रीशन है? रिमूवल ऑफ वेस्ट हो सकता है। चलें चलें, मेटाबॉलिक वेस्ट, वेरी गुड। चलें मेटाबॉलिक वेस्ट की बात कर लेते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको बॉडी से एलिमिनेट करवाया जा रहा होता है, एक्सक्रीट आउट करवाया जा रहा होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब किडनी क्या एक फंक्शन है एक्सक्रीशन, एक फंक्शन है सेक्रीशन। अब इन ये दो चीज़ें डिफरेंट पढ़नी है हमने कि सेक्रीशन क्या होती है और एक्सक्रीशन क्या होती है। ओके, सेक्री एग्जैक्टली, वेरी गुड। स्किन एक्सक्रीट आउट कर रही होती है, वेरी गुड, ठीक है। अब जो ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन है उसके अंदर मेनली हमारे पास 4 ऑर्गन्स आते हैं, जिनके अंदर एक लीवर आता है, दूसरा हमारे पास लंग्स आते हैं, तीसरा हमारे पास यूरिनरी सिस्टम आता है और फोर्थ वन पे हमारे पास स्किन आती है। तो ये 4 ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिन्होंने एक्सक्रीशन करवानी होती है। एक्सक्रीशन मीन के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको इलिमिनेट करवाना होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन, राइट? हाँ एग्जैक्टली, लंग्स हो गए, यूरिनरी सिस्टम हो गया, लीवर हो गया, इसके अलावा स्किन हो गई, तो इनको कहा जाता है आर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। तो आर्गन ऑफ एक्सक्रीशन से पहले हम अगर स्लाइड्स के ऊपर जाते हैं तो हम एक डेफिनेशन देख रहे हैं। तो उस डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ वेस्ट दैट आर रिमूव्ड। उसके अंदर ओके वेल, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर हो क्या क्या सकता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, साल्ट हो सकता है, वाटर हो सकता है।
ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि ब्लड के अंदर मूव कर रही होती हैं और एक टाइम आता है कि इनको ब्लड से रिमूव करवाना ज़रूरी हो जाता है। अगर ज़रूर नहीं करवाएंगे, एलिमिनेट नहीं होंगे, तो ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस को लीड कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सक्रीट दीज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो अब अगर हम किडनी के फंक्शन की बात करें तो हमारे पास किडनी के फंक्शन के अंदर क्या है कि किडनी ने एक्सक्रीशन करवानी होती है। जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर यूरिया आता है, यूरिक एसिड्स आते हैं, क्रिएटिनिन आता है, तो किडनी ने इसको एक्सक्रीट आउट करवाना होता है। इंस्टेड ऑफ दैट, आपको क्या लगता है कि किडनी का और क्या क्या फंक्शन हो सकता है? वन इज एक्सक्रीशन। ओके, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? अब जिस तरह लंग्स हैं, लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करवाना होता है। अगर हम लीवर की बात करें तो इसने क्या करवाना होता है कि यूरिया और जो यूरिक एसिड बाई प्रोडक्ट्स प्रोटीन का प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको एलिमिनेट करवाना होता है। स्किन्स की अगर हम देखें तो उसमें एक्सेसिव साल्ट जा रहा होता है, यूरिया जा रहा होता है, यूरिक एसिड जा रहा होता है। इन सर्टेन कंडीशंस जब रीनल फेलियर हो चुका होता है तो किडनी यूरिया और यूरिक एसिड को भी एलिमिनेट करवा रही होती है। ओके, अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं तो यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास किडनी आता है, बाइलेटरल दो किडनी होती हैं, दो यूरेटर्स होते हैं और एक ब्लैडर होता है। तो ये हमारा पूरा एक यूरिनरी सिस्टम बनता है जिसमें यूरिन के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एलिमिनेट करवाया जा रहा होता है। ओके, एरिथ्रोपोएटन इज एग्जैक्टली वेरी गुड। एरिथ्रोपोएटन की सेक्रेशन हो रही होती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। इंस्टेड ऑफ दैट, एरिथ्रोपोएटन के अलावा अगर हम बात करते हैं तो सर्टेन अदर हार्मोन्स आर आल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम द किडनी। विच आर दीज हार्मोन्स? एनी आइडिया? फिल्ट्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, डेफिनेटली वेरी गुड, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द किडनी। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो डू यू थिंक व्हाट आर अदर हार्मोन्स दैट आर सिक्रेटेड बाय द किडनी? किसी को आइडिया है? लाइक कौन कौन से हो सकते हैं अगर हैं तो? अगर नहीं है तो फिर तो खैर है, पता ही नहीं है कि हैं या नहीं है, लेकिन अगर हैं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? आप लोगों ने एक एल्डोस्टोन पढ़ा होगा, एक रीनन पढ़ा होगा, कभी पढ़ा है? एरिथ्रोपोएटन आप लोगों ने बता दिया है, वेरी गुड। इसके अलावा हार्मोन्स के अलावा अगर आपने कभी रीनन के बारे में पढ़ा हो, एल्डोस्टोन के बारे में पढ़ा हो, एडीएच के बारे में पढ़ा हो, वेरी गुड। तो ये एडीएच हो गया, एल्डोस्टोन हो गया या रीनन हो गया, दैट आर आल्सो सिक्रीटेड बाय द किडनी। लेकिन अगर हम एडीएच की बात करें तो दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेकिन एक्ट कहाँ पे कर रहा होता है? किडनी के ऊपर कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एल्डोस्टेरोन की बात करें या रीनन की बात करें तो ये दैट इज सेक्रेटेड बाय द किडनी, ठीक है। अगर हम एडीएच की बात करें तो एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होकर किडनी के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, नो डाउट, वेरी गुड। चले, एनी हाउ आप ये कह सकते हैं एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन एड्रीनल मेडुल्ला से डेफिनेटली रिलीज हो रहे होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और मेडुल्ला से रिलीज हो रहे होते हैं, इट्स ओके, मान जाते हैं ये बात भी आप लोगों की, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट कोई और हार्मोन्स हो सकते हैं? कोई other hormones that are secreted by the kidney and acts on the kidney as well? डेफिनेटली बेटा, मैं एग्री कर रहा हूँ कि किडनी के ऊपर एक्ट करता है। मैंने ये कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि वेरी गुड पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन, very good. ANP is not secreted by the kidney, it is secreted by the heart, especially cardiomyocytes, and definitely it acts on the kidney as well, very good, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट हार्मोन्स के अलावा भी बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हार्मोन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एडीएच है, एरिथ्रोपोएटन है, एल्डोस्टेरोन है, रीनन है। तो दीज आर सेक्रेटेड बाय द किडनी। ओके, इसके अलावा किडनी का कोई और फंक्शन भी हो सकता है। अदर फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मोस्टली सुना होगा कि सोडियम और वाटर का लेवल मेंटेन किया जा रहा होता है, कैल्सिटोनिन भी रिलीज होता है फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। ओके, पैराथायराइड हार्मोन से बेटा, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन क्या करते हैं? कैल्शियम का लेवल मेंटेन कर रहे होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ठीक है। दूसरी बात कर रहे थे हम किसकी? वाटर की, वाटर बैलेंस की। तो किडनी क्या करता है? वाटर बैलेंस कर रहा होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रहा होता है। इसके अलावा
एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहा होता है। अगर हम सेक्रीशन की बात करें तो हाइड्रोजन्स आयंस आर सेक्रीटेड बाय द किडनी टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, राइट। तो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन के लिए जो किडनी के अंदर एक प्रोसेस ऑफ सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है ना, वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहा होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एक्जेक्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना किडनी कैसे मेंटेन करता है? बाय सेक्रेटिंग एल्डोस्टेरोन। सोडियम लेवल को डेफिनेटली बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आता है, सोडियम और पोटाशियम का लेवल। अब ये मेंटेन कैसे करता है, ये हमने लास्ट क्लास में जब ब्लड प्रेशर हम पढ़ रहे थे तो तभी हमने डिस्कस किया था कि एल्डोस्टेरोन जो होता है ये सेक्रेट हो रहा होता है, जो कि सोडियम और वाटर के लेवल को, सोडियम पोटाशियम और वाटर के लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। इंस्टेड ऑफ दैट एडीएच के बारे में हमने डिस्कस किया था, इंस्टेड ऑफ दैट हमने एएनपी के बारे में भी डिस्कस किया था। तो अगर आप सिंपली ये कह दें कि किडनी जो है ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन कर रही होती है, तो डेफिनेटली इट विल बी नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, तो अगर आप कह देते हैं कि किडनी भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रही होती है बाय सेक्रेटिंग सर्टेन हार्मोन्स, by maintaining electrolytes, by maintaining water balance, so that with that statement will be a true one. ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी हमने बात कर ली, वाटर के बारे में भी बात कर ली, हमने हार्मोन्स के बारे में भी बात कर ली, डू यू थिंक के एक्सक्रीशन के बारे में भी बात कर ली। इंस्टेड ऑफ दैट कि किडनी का कोई और फंक्शन भी है, फिल्ट्रेशन की बात भी हमने कर ली, सिक्रीशन एक्सक्रीशन की भी बात कर ली हमने। इसके अलावा और कोई फंक्शन हो सकता है किडनी का? बेटा जो कैल्सिटोनिन होता है ये सेक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है, लेकिन यहाँ पे किसी ने कहा था कैल्सिटोनिन रिलीज होता है फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। नहीं नहीं बेटा, एड्रीनल कॉर्टेक्स से कैल्सिटोनिन रिलीज नहीं होता। अच्छा, मुझे लगा था कि कैल्सिटोनिन किडनी के ऊपर एड्रीन एक्ट करता है। अभी मेरे माइंड में अगेन रिवाइंड हुआ है कि कुछ गलत था उसमें। तो बेटा जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ना, थायराइड ग्लैंड से बेटा कैल्सिटोनिन सेक्रेट होता है, और ये करता क्या है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलराइज करता है। करता कहाँ से है, ये आप कह सकते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट्स के, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि जो कैल्सिटोनिन होता है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग वन। ओके, हाइपोक्सिया को मेंटेन कर रहा होता है, वेरी गुड। चले मान जाते हैं बाय सेक्रेटिंग एरिथ्रोपोएटिन आरबीसीज की प्रोडक्शन बढ़ाएगा, डेफिनेटली ये बात भी आप लोगों की ट्रू हो सकती है। बेटा यूरिनरी सिस्टम वाला चैप्टर बुक के अंदर डेफिनेटली है, अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको यूरिनरी सिस्टम वाला चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, हाइपोक्सिया को बेटा इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि मेंटेन कर रहा होता है बाय सेक्रेटिंग एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, ब्लड प्रोडक्शन के लिए, ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए हमने एरिथ्रोपोएटिन की बात कर ली है कि वो हार्मोन रिलीज करता है। इसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डू यू थिंक? एडीएच हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, एएनपी हो गया, इसके अलावा हाइड्रोजन आयन की सेक्रेशन बेटा एसिड बेस बैलेंस जो मेंटेन करता है वो भी किडनी ही कर रहा होता है। इसके अलावा किडनी के अंदर एक प्रोसेस होता है ऑटो रेगुलेशन का। ओके, ऑटो रेगुलेशन से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ यूरन, एग्जैक्टली वेरी गुड बेटा, फॉर्मेशन ऑफ यूरन, एग्जैक्टली वेरी गुड। ऑटो रेगुलेशन से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमने डिस्कस किया था कि कार्डिक आउटपुट होती है। और नहीं नहीं बेटा, इंक्लूड मिड में नहीं होगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं, चैप्टर बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं इसको। ओके, तो हम बात कर रहे थे ऑटो रेगुलेशन की। ऑटो रेगुलेशन से पहले हमने पढ़ा था कार्डिक आउटपुट होती है बेटा 20% जो कार्डिक आउटपुट है ना, 20% कार्डिक आउटपुट का जो ब्लड होता है वो किडनी को चाहिए होता है, बाइलेटरल किडनी को। काहे के लिए चाहिए होता है? टू मेंटेन जीएफआर। अब जीएफआर बेसिकली क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये क्या है? अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है कि 1 मिनट के अंदर किडनी से जितना फिल्ट्रेशन हो रही होती है उसको कहा जाता है जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या नो सर, क्या समझ नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, ऐड नहीं करेंगे, नहीं ऐड करेंगे बेटा, डोंट वरी। अभी डिस्कस कर रहे थे हम कार्डिक आउटपुट को। तो कार्डिक आउटपुट जो किडनी है उसको नॉर्मली 20 से 22% ऑफ कार्डिक आउटपुट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन जीएफआर।
ओके चलें, ये हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ना ना ना, जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो इंक्लूडेड ही रहेंगे। अगर आप ये इंक्लूड करना का सोच रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप ये इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कार्डिक आउटपुट की। बेटा कार्डिक आउटपुट हमने ये कहा था कि द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट इज नोन एज कार्डिक आउटपुट। ओके, ठीक है। तो जो कार्डिक आउटपुट होती है, उस जो किडनी होती है उसको 20 से लेके 22% ऑफ कार्डिक आउटपुट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन जीएफआर। अब जीएफआर में क्या हो रहा होता है बेटा? जीएफआर में ये होता है कि द अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, एक मिनट में जितना ब्लड किडनी से फिल्टर हो रहा होता है उसको जीएफआर कहा जाता है। अब जो नॉर्मल जीएफआर है वो 125 ml पर मिनट है। जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो बेटा जीएफआर एक मिनट के अंदर किडनी से जितना ब्लड फिल्टर होता है उसको कहा जाता है जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और जो बाइलेटरल किडनी है इनका जो नॉर्मली जीएफआर होता है वो 125 ml पर मिनट होता है। 125 ml पर मिनट के, एक मिनट के अंदर ये 125 ml, 120 से लेके बेटा ये दो वेरिएशंस हैं, 120 से लेके 130 भी लिखा हुआ है, लेकिन जो एवरेज ले रहे होते हैं वो 125 ml ले रहे होते हैं। अगर आपको कहीं पे एक नॉर्मल लिमिट जिसमें 120 से लेके 130 ml पर मिनट जी एफ आर जाता है तो दैट वन इज आल्सो करेक्ट। ओके, तो इतना कार्डिक आउटपुट जो कि 20 से लेकर 22% ऑफ कार्डिक आउटपुट है वो जीएफआर को मेंटेन कर रहा होता है। जीएफआर में क्या होता है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि किडनी से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं या अदर बॉडी सिस्टम से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उन्होंने किडनी से इलिमिनेट होना होता है। अब किडनी इलिमिनेट कैसे करवाती है? बाई मेंटेनिंग जीएफआर। अगर सर्टेन कंडीशन जिनके अंदर जीएफआर कम होएगी तो अल्टीमेटली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बॉडी से वो इलिमिनेट नहीं होंगे। जब बॉडी से इलिमिनेट नहीं होंगे तो बॉडी के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और सर्टेन कंडीशंस काज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने डिफरेंट फंक्शंस ऑफ किडनी भी डिस्कस किया है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है किडनी, आप ये भी कह सकते हैं ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करती है बेटा? कि रीनन को सेक्रेट करवा के एज वेल एज एल्डोस्टेरोन को सेक्रेट करवा के। अच्छा, एक क्वेश्चन भी था ब्लड प्रेशर के रिलेटेड, इफ अदील इज हेयर। अभी मुझे याद आया कि आप लोगों अदील ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो अगर हम किडनी की इस तरह बात करते हैं तो किडनी का जो नॉर्मली बीन शेप्ड होती है, ओके, किडनी की बीन शेप्ड होती है बेटा। इसकी जो थिकनेस होती है वो अराउंड अबाउट 3 सेंटीमीटर्स होती है। इसकी जो विड्थ होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। और इसका अगर वेट है तो वो अराउंड अबाउट 150 ग्राम इसका वेट होता है। और इसकी लेंथ की बात करें तो 11 सेंटीमीटर होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है एंड 3 सेंटीमीटर थिक होती है। अच्छा अदील, योर क्वेश्चन वाज दैट कि अगर ब्लड प्रेशर क्या था यार, मैंने वो, सॉरी अदील दोबारा पूछना ज़रा, क्योंकि मैंने वो वर्ड से अपना क्लियर कर दिया था और मुझे अभी याद आया था कि आपने क्वेश्चन पूछा था। जल्दी, हम ब्लड प्रेशर के रिलेटेड बात कर रहे थे तो अभी मेरे माइंड में आया है, मैं अभी आपको आंसर कर देता हूँ। तो अगर हम किडनी के वेट की बात कर रहे थे तो किडनी का जो वेट होता है बेटा, एक तो साइज़ के ऊपर, पेशेंट की साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और इसके अलावा अगर उसके अंदर कोई हाइपरट्रॉफिक या एट्रॉफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। हाइपरट्रॉफिक चेंजेस का मतलब है कि किडनी का साइज़ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब इंक्रीज होएगा तो उसमें उसका वेट इंक्रीज हो जाता है। अगर एट्रॉफिक चेंजेस आती हैं तो एट्रॉफिक चेंजेस में ये होता है कि किडनी का जो साइज़ है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है और किडनी का वेट भी रिड्यूस हो सकता है। तो उसमें जो उसकी विड्थ है, जो लेंथ है, जो थिकनेस है वो भी रिड्यूस या इंक्रीज हो सकती है। तो ये रेफरेंस वैल्यू होती हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के बारे में था। कंट्रोल के बारे में बेटा क्वेश्चन क्या था, आपने क्या पूछा था वाला? ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या हाई हो जाता है, इस तरह का कुछ पूछा हुआ था। आई एम अनेबल टू रिमेम्बर अदील। नहीं नहीं बेटा, जीआईटी ही रहेगा। जीआईटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको एंडोक्राइन सिस्टम जब हम करेंगे तो ये किडनी वाला सिस्टम और आपको इजी लगेगा, उसके साथ एंडोक्राइन सिस्टम और आपको इजी लगेगा। ओके, अदील बीपी कंट्रोल के बारे में तो था, लेकिन था क्या क्वेश्चन? बेटा अब सारी क्लास कह रही है तो आपकी फरमाइश पे तो थोड़ी होगी मिड टर्म ना, क्या ख्याल है? अदील, डू यू रिमेम्बर?
बेटा ये 4 पेजेस का चैप्टर है, और जीआईटी आप लोगों ने रिसेंटली पढ़ा हुआ है, मैं रिवाइज कर दूंगा, लेकिन जीआईटी इंक्लूडेड होगा टेस्ट के अंदर। ठीक है, आप सैटरडे को बेशक जीआईटी का क्विज दे दें, अगर आप लोग विलिंग हैं तो मैं सैटरडे वाले दिन जीआईटी का क्विज अपडेट कर दूंगा। बेटा ये मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, आप लोगों की फिंगर टिप पे ये हो जाना है। हार्मोन्स, बेटा ये अगर किडनी वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको उसके एक्शंस का पता चल जाएगा कि हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे होते हैं और कहाँ पे उन्होंने एक्ट करना होता है। इस तरह ये रेलिवेंट आप लोगों को और इजी कर देगा, जिसकी रेलिवेंस जो है एंडोक्राइन की और ये किडनी की। ओके वेल, ठीक है। एक मिनट बेटा, डील का क्वेश्चन ये था कि अगर हमारी बॉडी के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कंट्रोल मैकेनिज्म प्रेजेंट है तो बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कम या ज़्यादा क्यों हो जाता है। ओके वेल, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। अब बेटा ये है होता है कि इसके अंदर पहली जो चीज़ है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक, चले मैं बता देता हूँ बेटा कि बेटा मस्कुलस्केलेटल सिस्टम भी इंक्लूडेड होगा। एक मिनट मुझे अदील का आंसर करने दें, उसके बाद आप लोग बात कर लीजिएगा, पूछिएगा। लेकिन अदील बेटा ये होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कंट्रोल हो रहा होता है, नो डाउट कंट्रोल हो रहा होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर कोई 4 से 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब वो 4 से 5 चीज़ें क्या हैं जिनके अंदर आपका कार्डिक आउटपुट है, एक चीज़ हो गई, आपका फ्लूइड वॉल्यूम, दो चीज़ हो गई, ठीक है। इसके अलावा पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तीन चीज़ हो गई, और जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन है वो 4 चीज़ हो गई, हार्ट रेट आपका 5वीं चीज़ हो गई, आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये 6ठी चीज़ें हो गई। बेटा ये सारी चीज़ें ना कम्युलेटिवली ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रही होती हैं। अगेन बता रहा हूँ बेटा, बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम एक चीज़, दूसरा कार्डियक आउटपुट, तीसरा स्ट्रोक वॉल्यूम, चौथा हार्ट रेट, पांचवा पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये पेन 5 चीज़ें मिलके ब्लड प्रेशर को बना रही होती हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ भी कम होएगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा। अब हमारा जो सिस्टम्स है ना वो इन पांचों चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं, अगर ये मेंटेन नहीं होंगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा। अगर इनमें से किसी एक चीज़ की एक्सेस हो गई है, लाइक कार्डियक आउटपुट की एक्सेस हो गई है किसी वजह से, स्ट्रोक वॉल्यूम की एक्सेस हो गई है किसी वजह से, पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो गई है किसी वजह से, अब इसकी जो काजेज होती हैं ये बेटा अननोन भी होती हैं, नोन भी होती हैं। इसके अंदर प्राइमरी आता है, प्राइमरी काज आती है और सेकेंडरी काज आती है। जो प्राइमरी होता है वो अननोन होता है, जो सेकेंडरी होता है उसके अंदर सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को ट्रिगर कर रहे होते हैं। लाइक कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर ब्लड प्रेशर फैक्टर्स हो सकते हैं। बेटा अब सिंपली हम ये रीनल सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, मैं कहता हूँ कि किसी वजह से जो एल्डोस्टेरोन है वो ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो गया है। हो सकता है कोई जो किडनी था उसका कोई ट्यूमर हो गया है, जहाँ से एल्डोस्टेरोन ने सिक्रीट होना था, तो अल्टीमेटली ये एक रीनल काज है। जब फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास वो डिफरेंट काजेज आ रही होती हैं। अब सिंपली मैं कह देता हूँ कि किसी वजह से रीनल ज़्यादा सेक्रेट होना शुरू हो गया। अगर बेटा रीनल ज़्यादा सेक्रेट होएगा तो अल्टीमेटली इसने इफेक्ट करना है एल्डोस्टेरोन के ऊपर। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम और वाटर को रिटेन करना शुरू कर देगा। अब जब सोडियम और वाटर ज़्यादा रिटेन होएगा ना बॉडी के अंदर तो क्या होगा कि फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब नॉर्मली होता क्या है कि अगर सोडियम या पोटेशियम का लेवल नॉर्मल लिमिट से एक्सीड करता है तो एल्डोस्टेरोन उसको एलिमिनेट करवा देता है, लेकिन एल्डोस्टेरोन ज्यादा सेक्रेट होना शुरू हो गया। जब एल्डोस्टेरोन ज्यादा सेक्रेट होएगा तो सोडियम और वाटर ज्यादा रिटेन होंगे। जब सोडियम और वाटर ज्यादा रिटेन होंगे तो उसके साथ वाटर और सोडियम ने हाइपरवोलेमिया काज कर देना है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस करेगा। अब जब फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस करेगा तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म था जिसमें हमने सिर्फ एक फैक्टर को डिस्कस किया है। अब दूसरा फैक्टर्स ले लें पेरिफेरल रेजिस्टेंस का। पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये होती है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि कोई भी फ्लो को उन्होंने रेजिस्ट करना होता है, प्रेशर को रेजिस्ट करना होता है, किसी वजह से वो रेजिस्टेंस बढ़ गई है। अब कैपिलरी की अगर बात करें तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है कि जैसे ही ब्लड आता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक्सपेंड करती हैं फिर रिलैक्स कर जाती हैं। तो अगर किसी वजह से वो एक्सपेंशन कम हो गई है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो बेटा वो फोर्सफुली ब्लड अगेन हार्ट की तरफ जाएगा। अब जब हार्ट की तरफ जाएगा तो वो अगेन कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। गॉट इट। इसके अलावा अगर आप किसी वजह से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है,
सीवीसी हाइपर एक्टिवेट हो गया। सीवीसी क्या था? कार्डियोवैस्कुलर सेंटर था, वो किसी वजह से हाइपर एक्टिव हो गया। सेम कंडीशंस अपोजिट कर लें, अगर मैं कह देता हूँ कि बॉडी के अंदर हाइपोवोलीमिया की कंडीशन हो गई है। अब हाइपोवोलीमिया के डिफरेंट काजेज हो सकती हैं, लाइक हो सकता है डायरिया हो गया पेशेंट्स को, हो सकता है एक्सेसिव वोमिटिंग है, हो सकता है एक्सेसिव स्वेटिंग है, हो सकता है उसके अंदर जो जीआईटी है उससे इलिमिनेशन ज़्यादा हो गई है, हो सकता है यूरिनरी सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी हो गई है, वो डाइल्यूटेड यूरिन की एक्सक्रीशन कर रहा है, तो बॉडी के अंदर हाइपोवोलीमिया की कंडीशन होना शुरू हो जाएगी। जब हाइपोवोलीमिया की कंडीशन होएगी तो बॉडी ने तो कंपनसेट करना ही करना है, लेकिन ऐसी कंडीशन में कंपनसेट करने के बावजूद भी ब्लड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब ब्लड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी होगी, इनडायरेक्टली आपकी कार्डियक आउटपुट कम होगी। जब कार्डियक आउटपुट कम होगी, अगेन ब्लड प्रेशर कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो नॉर्मली बॉडी की होती है ना, ये कंपनसेशन के तौर पे ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रही होती है। अब ब्लड प्रेशर, अब आपको समझ आएगी कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की एक लिमिट होती है। लाइक हम मोस्टली ये कहते हैं कि जो एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन पर्सन है वो 120/80 है। 120 क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। 80 क्या है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को मेंटेन करने के लिए सर्टेन सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड। अब वो सिस्टम कौन से हैं? वन इज आपका नर्वस सिस्टम है, अदर इज आपका एंडोक्राइन सिस्टम है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये स्लोली और प्रोग्रेसिवली मेंटेन कर रहा होता है, लेकिन जो आपका नर्वस सिस्टम है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, वो रैपिडली चेंजेस को मेंटेन कर रहा होता है। तो इस तरह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोला जाता है कि शॉर्ट टर्म विद इन सेकेंड्स उसने मेंटेन करना होता है, और लॉन्ग टर्म उसने स्लोली और प्रोग्रेसिवली मेंटेन कर रही होती हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी अतील, कि इस तरह ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर ब्लड प्रेशर एक्सेसिव होएगा तो डिफरेंट कंडीशंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, लाइक लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो सकती है, ब्रेन के अंदर कोई स्मॉल आर्टरी, कोई ब्लड वेसल रैप्चर हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट्स रीनल फेलियर में जा सकता है अगर एक्सेसिव ब्लड प्रेशर रहेगा। एमआई हो सकता है उस पेशेंट्स को, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर हो सकता है उस पेशेंट्स को। अगर हम लो की बात करें तो मोस्टली पेशेंट्स शॉक में जा रहा होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जा रहा होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया है कि ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लिमिट के अंदर रखना, जो कि एवरेज ले आ जाता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, उसको नॉर्मल लिमिट में इसलिए रखा जाता है ताकि इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की यहाँ पे, तो किडनी भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है। मेंटेन कैसे करता है? रीनल को सिक्रीट करवा के, इसके अलावा एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवा के। तो सोडियम और वाटर को रिटेन करेगा, सोडियम और वाटर रिटेन होंगे, अल्टीमेटली फ्लूइड वॉल्यूम जो डेफिसिट हो रहा था, जज़ाकल्लाह बेटा, तो ये क्या करेगा? फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन होएगा। फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन होएगा तो आपकी जो वेनस रिटर्न है वो मेंटेन होएगी। वेनस रिटर्न मेंटेन होएगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन होएगा, कार्डियक आउटपुट मेंटेन होएगी, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। तो ये हम एक हमने रास सिस्टम भी पढ़ा था, और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये रास सिस्टम मैं आपको किडनी के अंदर रिपीट करवा दूंगा। तो बेटा मैं रास सिस्टम अगेन आपको रिपीट करवा दूंगा कि किडनी कैसे इसको मेंटेन कर रही होती है। ठीक है, तो ये था ब्लड प्रेशर के बारे में। अब अगर हम देखते हैं किडनी के अंदर बेटा पड़ी कहाँ पे होती है किडनी, और जो राइट किडनी की पोजीशन होती है ये स्लाइडली लोअर होती है देन द लेफ्ट किडनी। इसलिए स्लोअर होती है क्योंकि जो लीवर है ना उसने उसको ऑक्यूपाई किया होता है, उसकी जगह को लीवर ने ऑक्यूपाई किया होता है। तो राइट किडनी जो होती है बेटा स्लाइडली लोअर होती है देन द लेफ्ट किडनी। इस वजह से लोअर होती है क्योंकि वहाँ पे जो स्पेस होती है उसको लीवर ने ऑक्यूपाई किया होता है। यस, रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वेरी गुड। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों और इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम किडनी की पोजीशन की बात करें तो ये 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके 3rd लुम्बर वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होती है। इसके बगैर प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन इसके रिब केज इसको प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, हमने एक इसको एक शीथ से कवर किया होता है, और वो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है, उसको रीनल फेशिया भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद बाद रीनल फैट पड़ी होती है जो उसको मजीद प्रोटेक्शन या इंजरी होने से प्रिवेंट कर रही होती है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये एक ओवरव्यू था, आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। तो अगर हमने GFR के बारे में भी बात कर ली है, इसकी पोजीशन के बारे में भी बात कर ली है, वेट के बारे में भी बात कर ली है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है। अब जो नेफ्रॉन होता है इसके अंदर एक ट्यूब
क्लोज होता है, अच्छा। ओके। लास्ट पे बेटा क्या रिपीट करना है? लास्ट में बेटा मैंने ये बताया कि जो किडनी होता है इसका जो वेट होता है वो 150 ग्राम होता है। इसकी जो थिकनेस होती है 30 सेंटीमीटर्स होती है, इसकी जो लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो विड्थ होती है ये 6 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा हमने पोजीशन की बात की है, तो किडनी जो एक्सटेंड हो रही होती है, जहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती है, निकल रही होती है, वो थर्ड 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक है। ठीक है। और इसके बाहर एक फिब्रस कैप्सूल होता है, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होता है, ये शीट होती है जिसको रीनल फेशिया कहा जाता है। इसके अलावा हमने इसकी कार्डिक आउटपुट के बारे में बात की है कि 20 से लेके 22% रिक्वायर्ड होती है टू मेंटेन GFR। अगर लेंथ बेटा, लेंथ किडनी की जो लेंथ होती है वो कि लॉन्ग कितनी है। इसके अलावा हम नेफ्रॉन की बात करते हैं बेटा। नेफ्रॉन जो एक नॉर्मल किडनी होती है उसके अंदर 1 to 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक हाइलम होता है, जहाँ से जो रीनल आर्टरी एंटर हो रही होती हैं, लिम्फेटिक वेसल एंटर हो रही होती हैं, नर्व एंटर्स हो रही होती हैं। ठीक है। अगर हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो बेटा नेफ्रॉन को भी आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है मेनली, जिनके अंदर बेटा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आते हैं, मिडोलरी लूप्स, लूप ऑफ हैनले भी जिसे कहा जाता है, ये भी असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है, या थिक और थिन होता है। उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर इसको जो फिल्ट्रेट होता है उसको ड्रेन कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो यूरन होता है बेटा, यूरन किडनी के अंदर अकमुलेट होता है, रीनल पैरामिड के अंदर अकमुलेट होता है, और वहाँ से यूरिटर्स के अंदर आता है। यूरिटर के अंदर प्रोपल्शन हो रही होती है, वेव लाइक मूवमेंट होती है। वो प्रोपल्शन के बाद ब्लेडर के अंदर आता है, ब्लेडर उसको होल्ड करता है, रेजर वायर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। बेटा किडनी के दरमियान स्पेस नहीं होती, एक एरिया होता है जिसको हाइलम कहा जाता है। स्पेस किडनी के दरमियान अगर होती है, आई डोंट थिंक सो, अगर मुझे पता चला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यूरेटर की। तो यूरेटर्स के अंदर क्या होता है कि इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है, और इस इंट्रिंसिक एबिलिटी में होता ये है कि यूरेटर के अंदर ना प्रोपल्शन होती है, एक वेव लाइक मूवमेंट जनरेट होती रहती है। अब वो जो यूरन बन रहा होता है रीनल पैरामिड से यूरेटर्स के अंदर आता है, वहाँ से मेजर माइनर कैलेक्स से, माइनर कैलेक्स में देन मेजर कैलेक्स के अंदर, और मेजर कैलेक्स से यूरेटर बन रहे होते हैं। जैसे यूरेटर के अंदर यूरन अकमुलेट होएगा तो यूरेटर के अंदर प्रोपल्शन होती है, वेव लाइक मूवमेंट्स होती है। वो ब्लेडर के अंदर जाएगा, ब्लेडर उसको होल्ड करता है, और जो ब्लेडर है ये मैक्सिमम 2000 ml तक जो यूरन है वो होल्ड कर सकता है। राउंड अबाउट 2 लीटर बनता है। और नॉर्मली जब 150 तक यूरन ब्लेडर के अंदर अकमुलेट होता है तो रिफ्लेक्स ट्रिगर होना शुरू हो जाती है। जैसे रिफ्लेक्स ट्रिगर होगी तो वाइड, उसको वाइडन रिफ्लेक्स कहा जाता है, और पेशेंट्स को वाइड करने की ज़रूरत पेश आती है और पेशेंट वाइड कर सकता है। लेकिन नॉर्मली 150 से लेके 450 तक बुक के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है। तो इसके बाद हम इसको स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं कि स्लाइड्स के ऊपर हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। बाकी इंशाल्लाह इन डिटेल आपके रास सिस्टम है, इसकी जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, ट्यूबुलर सिक्रीशंस होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली ये प्रेशर जनरेटेड फिल्ट्रेशन हो रही होती है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है, किडनी का फिल्ट्रेट का प्रेशर कितना होता है, तो उस वजह से ये यूरन बन रहा होता है। ओके। तो मूव करते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो स्लाइड्स में क्या क्या मेंशन किया हुआ है, पहली चीज़ तो है कि एक्सक्रीशन को डिफाइन किया होगा।
उसके अलावा आर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि आर्गन ऑफ एक्सक्रीशन कौन कौन से होते हैं। पहला होता है लंग्स। लंग्स क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करवा रहा होता है। ओके। दूसरी जो चीज़ है वो लीवर है। लीवर क्या करता है, प्रोड्यूसेस यूरिया एंड यूरिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन हो रही होती है और उसको एलिमिनेट कौन करवाता है, किडनी करवा रहा होता है। स्किन क्या करती है कि एक्सेसिव वाटर है, साल्ट है, यूरिया और यूरिक एसिड, उन कंडीशंस में जब किडनी है वो फेल हो चुका होता है, किडनी से यूरिया और यूरिक एसिड एलिमिनेट नहीं होता, तो ये फंक्शन स्किन भी कर रही होती है। इसके अलावा अगर एक्सेसिव वाटर है या हाइपरवोलेमिया है तो स्वेट रिसेप्टर्स या स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके रिजल्ट में किडनी से वाटर की एलिमिनेशन होना शुरू हो जाती है। तीसरा है आपका यूरिनरी सिस्टम है जिसको किडनी भी कहा जाता है। और किडनी क्या करता है, फिल्टर द ब्लड टू फॉर्म यूरन विच इज एक्सेसिव इन वाटर, साल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड बॉडी से एलिमिनेट हो रहा होता है। वाटर अगर एक्सेसिव अमाउंट में है तो यूरन की फॉर्म में एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर पोटाशियम का लेवल से आता है तो पोटाशियम बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि ह्यूमन प्रोड्यूसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम देयर बॉडी। अब जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी बॉडी में बन रहे होते हैं उनको एलिमिनेट करवाना इंपॉर्टेंट होता है और वो फंक्शन किडनी ही परफॉर्म कर रही होती है। Most animals have a systems that deals with nitrogenous which waste from the breakdown of proteins and nucleic acids, जिसके अंदर अमोनिया है। अमोनिया ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। अगर ये किसी वजह से इलिमिनेट नहीं होता तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है और हेपेटिक इंसेफलोपैथी काज करवा देता है। इसके अलावा होम्योस्टेसिस मेंटेन की जा रही होती है। होम्योस्टेसिस के अंदर क्या होता है कि बैलेंसिंग ऑस्मोटिक एक्शन और पीएच, जो वाटर का लेवल है उसको मेंटेन करवा रहा होता है किडनी। इसके अलावा जो पीएच है उसके लेवल को मेंटेन करवा रहा होता है। पीएच के लेवल को कैसे मेंटेन करवाता है, बाय सिक्रीटिंग हाइड्रोजन आयन। और वाटर के लेवल को कैसे मेंटेन करता है कि जब वाटर लो होता है तो एडीएच रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब एडीएच क्या करता है, एक्ट एज ए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के तौर पे काम करता होता है। जो डायूरेसिस हो रही होती है, ये जो वार्डिंग के प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें जो वाटर एलिमिनेट हो रहा होता है उसको रीअब्जॉर्ब करवाना शुरू कर देता है। सेम कंडीशन विद द रास सिस्टम। या रीनन जब सेक्रेट हो रहा होता है या एट द एंड एल्डोस्टेरोन सेक्रेट होता है, वो भी सोडियम और वाटर को रिटेन करना शुरू कर देता है और पोटाशियम को एलिमिनेट करवा रहा होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है। अब यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक अगर आप एक साथ में डायग्राम दिखाई गई है, वो एड्रिनल ग्लैंड्स ऊपर पड़े होते हैं, देन एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है, एड्रिनल मेडुल्ला होता है, रीनल आर्टरी होती हैं, पेल्विसेस होती हैं, रीनल। इसके अलावा डाउनवर्ड अगर मूव करें तो जो किडनी होती है उसमें से यूरेटर निकल रहे होते हैं और यूरेटर जा रहे होते हैं ब्लैडर के अंदर। रीनल आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं बायलेटरल किडनी को। और डाउनवर्ड अगर चाहें ब्लैडर होता है, ब्लैडर क्या करता है, उस यूरिन को होल्ड करके रखता है जो कि किडनी से निकलने के बाद यूरेटर के अंदर आता है, यूरेटर से ब्लैडर के अंदर आता है। देन यूरिथ्रा होता है। यूरिथ्रा क्या करता है कि वो यूरिन जो ब्लैडर हो रहा होता है एक्सटीरियर उसको एलिमिनेट करवा रहा होता है। अब यूरिनरी सिस्टम के फंक्शन आप लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए हैं और इसमें हम एक वन बाय वन देख लेते हैं कि यूरिनरी सिस्टम एक्सक्रीट्स टॉक्सिन्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। यूरिया और क्रिएटिनिन की फॉर्म में ये एलिमिनेट हो रहे होते हैं जो कि हमने पहले ही डिस्कस किए हैं। इसके अलावा रेगुलेट लेवल ऑफ मेनी केमिकल्स इन द ब्लड। इसके अलावा मेंटेन वाटर बैलेंस को मेंटेन कर रहा होता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा होता है बाई एक्टिवेटिंग रॉस सिस्टम। ओके। इसके अलावा अदर ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है कि किडनी होता है, फिल्टर्स ब्लड एंड फॉर्म यूरिन, रिसीव 20 to 25% ऑफ आर्टीरियल ब्लड, जो कि हम कार्डियक आउटपुट की बात कर रहे थे। बेटा ब्लैडर से पहले अकमुलेट नहीं होता, मेजर और माइनर कैलिसिस में आता है। जैसे ही मेजर और माइनर से मेजर कैलिसिस बनते हैं और कैलिसिस बनने के बाद ये यूरेटर के अंदर ओपन होते हैं। यूरेटर के अंदर जैसे ही आएगा तो यूरेटर के अंदर पल्पेशन हो रही होती है, एक वेव लाइक मूवमेंट हो रही होती है और वेव लाइक मूवमेंट ब्लेडर के अंदर उसको लेके आती है। स्टोर ब्लेडर के अंदर होता है, यूरेटर के अंदर नहीं होता। अनटिल अनलेस देयर इज अ ब्लॉकेज इन द यूरेटर, देयर इज अ ब्लॉकेज इन द
यूरिटोपेल्विक जंक्शन, अगर वहाँ पे ब्लॉकेज है तो किडनी के अंदर स्टोर होएगा, अगर किडनी के अंदर स्टोर होएगा तो उस कंडीशन को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस में ये होता है कि वाटर की अकमुलेशन होना शुरू हो जाती है किडनी के अंदर। वो वाटर कहाँ से आ रहा होता है, वो जो यूरिन बन रहा होता है वो भी हो सकता है। अगर यूरिटर के अंदर ब्लॉकेज आ गई है तो उसके अंदर जब प्रोपल्शन की एबिलिटी खत्म हो जाती है या प्रोपल्शन नहीं हो रही होती तो वो भी लीड कर रहा होता है। ओके, इसके अलावा होम्योस्टेटिक डिवाइस के तौर रेगुलेट कंपोजिशन ऑफ ब्लड और रिमूव वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। यूरिटर्स क्या करते हैं, किडनी बेसिकली क्या कर रहा होता है कि इसको 20 से 22% कार्डियक आउटपुट रिक्वायर्ड होती है टू मेंटेन जीएफआर। इसके अलावा होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा होता है, ब्लड की कंपोजिशन को मेंटेन कर रहा होता है। लाइक हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन हो सकती है, सोडियम और पोटाशियम का लेवल हो सकता है, मैग्नीशियम का लेवल हो सकता है, कैल्शियम और फास्फेट का लेवल होता है। तो ये कम्स अंडर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। तो इसको इसने रेगुलेट करना होता है बाई सेक्रेटिंग, लाइक जिस तरह आप कैल्शियम का लेवल कैल्सिटोनिन मेंटेन कर रहा होता है, सेम वे द पैराथायराइड हार्मोन विद द हेल्प ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, तो किडनी भी सोडियम और वाटर के लेवल या पोटाशियम के लेवल, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन कर रहा होता है। दैट कम्स अंडर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। इसके अलावा यूरिटर्स होते हैं। यूरिटर क्या करते हैं, कैरीज यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर्स। यूरिटर्स किडनी से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। ओरिजिनेट होने के बाद इन्होंने वो जो यूरिन किडनी बन रहा होता है उसको इन्होंने ब्लेडर तक पहुंचाना होता है। इसके अंदर मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। यूरिन आउट ऑफ द किडनी एवरी 10 to 15 seconds टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इसलिए जो किडनी है, जो यूरिटर्स हैं उनके अंदर एवरी 10 to 15 seconds में प्रपल्शन हो रही होती है। अब ये भी प्रपल्शन क्या है कि उनके मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है वो ट्रैवल करके किडनी तक पहुंचना शुरू हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये होता है कि यूरिथ्रा के थ्रू ब्लेडर तक इन्फेक्शन पहुंचता है। ब्लेडर की इन्फ्लेमेशन होती है जिसे सिस्टाइटिस कहा जाता है। अब सिस्टाइटिस से क्या होता है कि बैकवर्ड अपवर्ड जो इन्फेक्शन है वो मूव करना शुरू कर देता है। जैसे अपवर्ड मूव करेगा तो उसके रिजल्ट में यूरिटर तक पहुंचेगा, यूरिटर से ऊपर किडनी तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये जो यूरिटर्स हैं इसके अंदर एवरी 10 to 15 में मिनट्स के अंदर सेकंड्स के अंदर प्रपल्शन होती है। और प्रपल्शन क्या करती है कि जितना भी यूरिन किडनी से यूरिटर के अंदर आता है उसको डाउनवर्ड ब्लेडर की तरफ मूव करवा दिया जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर्स होता है। यूरिनरी ब्लैडर्स ने क्या करना होता है कि यूरिन को होल्ड करके रखना होता है। और ये होल्ड कितना कर सकता है, मैक्सिमम अप टू 16 ऑफ यूरिन फॉर 2 to 5 आवर्स। मैक्सिमम के लिए 2 to 5 आवर्स के लिए होल्ड करके रखता है, लेकिन मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर होना शुरू हो जाती है। अब ये जो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स है ये वाइड करवा रही होती है, पेशेंट्स को कहती है कि वाइडिंग कर लो वाइडिंग कर लो। लेकिन ऐसी कंडीशंस जब पेशेंट्स ट्रैवल कर रहा होता है या सर्टेन अदर कंडीशंस होती हैं जिनमें मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स रिपीटेडली ट्रिगर होने के बाद एक टाइम आता है कि जो ब्लडर है वो पेन करना स्टार्ट कर देता है। और जो पेन सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं एक टाइम आता है कि वो भी फटीग हो जाती है उनकी और वो ट्रिगर आना भी बंद हो जाता है। तो इसलिए पेशेंट्स यूरिन को ओके डाउनवर्ड टू अपवर्ड इन्फेक्शन बेटा ऐसे होगा कि सपोज यूरिथ्रा से इन्फेक्शन हुआ है, ब्लेडर तक पहुंचेगा। ब्लेडर्स में जो यूरिटर्स है उसकी ओपनिंग हो रही होती है, वहाँ पे भी वन वाल्व्स होते हैं। लेकिन अगर ब्लेडर्स का इन्फेक्शन हो गया है या इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसको इन्फ्लेमेशन को सिस्टाइटिस कहा जाता है। तो जब सिस्टाइटिस हो जाता है तो जो यूरिट्रल ओपनिंग होती है ना वो भी ब्लॉक होना शुरू हो जाती है इन सर्टेन कंडीशन, क्योंकि वहाँ पे वॉल्व्स पड़े होते हैं। लेकिन अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ब्लेडर के अंदर प्रेजेंट था, ब्लेडर के अंदर हो सकता है पेशेंट्स ने कैथीटराइज करवाया हुआ है, पेशेंट्स के कैथीटराइज है तो कैथीटर के थ्रू ब्लेडर के अंदर इन्फेक्शन आएगा, थ्रू यूरिथ्रा पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शन आएगा। तो ये जो इन्फेक्शन है ये जो यूरिट्रल ओपनिंग होती है वहाँ से यूरिटर्स के अंदर पहुँचेगा। तो यूरिटर से ये ऊपर किडनी तक पहुँच जाता है। लेकिन उन कंडीशंस में जब पेशेंट सेप्सिस में होता है, वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन में होता है। नॉर्मली जो यूरिटर्स हैं उनके अंदर एवरी 10 to 15 seconds प्रोपल्शन इसलिए हो रही होती है कि यूरिन डाउनवर्ड मूव करता रहे, यूरिन डाउनवर्ड मूव करता रहे अनटिल अनलेस देयर इज ए ब्लॉकेज इन द यूरिटर। लाइक कोई कैलकुलाई हो सकता है, स्टोन हो सकता है,
या ब्लेडर्स के अंदर कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकती है, या कोई सर्जरी के दौरान ब्लेडर की लाइगेशन हो सकती है। तो ये सर्टेन कंडीशंस हैं जिनके अंदर जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है वो हो सकती है। तो इसके अलावा यूरिथ्रा होता है। यूरिथ्रा में क्या करता है कि रिलीजेस यूरिन फ्रॉम द बॉडी बाय रिलैक्सिंग द सफिंक्टर्स। अब ये जो यूरिथ्रा होता है इसके अंदर भी दो तरह से सफिंक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल सफिंक्टर होता है, एक एक्सटर्नल सफिंक्टर होता है। जो इंटरनल सफिंक्टर होता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आता है, और जो एक्सटर्नल सफिंक्टर होता है ये वोलेंट्री इन नेचर होता है। सर्कुलर मसल्स अराउंड द ब्लैडर ओपनिंग टू कीप इट फ्रॉम द लीकिंग। इसलिए जो इंटरनल सफिंक्टर्स होता है अगर वो वीक हो जाता है तो उसके रिजल्ट में जो यूरन होता है वो लीक आउट होना शुरू हो जाता है। लीक आउट होने के बाद यूरिथ्रा से इलिमिनेट हो रहा होता है। एट द बॉटम ऑफ द ब्लैडर एंड कंस्ट्रक्टिंग द मसल्स। इसके रिजल्ट में जो जैसे ही इंटरनल सफिंक्टर रिलैक्स होएगा देन एक्सटर्नल सफिंक्टर रिलैक्स होएगा, उसके बाद वाइडिंग रिफ्लेक्स हो रही होती है, वाइडिंग हो रही होती है, पेशेंट वाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ किडनी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, इसके अलावा सेक्रीशन क्या होती है और एक्सक्रीशन क्या होती है। ठीक है, अभी तक कोई क्वेरी है तो पूछ लें, 3-4 मिनट है आपके पास। अभी तक हमने पढ़ा है उसके रिलेटेड, किडनी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट क्लास में हम ये फंक्शन फिल्ट्रेशन कैसे हो रही होती है, रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है और सेक्रीशन कैसे होती है। ठीक है, एग्जैक्टली बेटा टाइम हो गया है मुझे वो पता है, लेकिन इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट प्रेशर्स के बारे में भी डिस्कस करना है, लाइक प्रेशर फिल्ट्रेट क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, और हु सेड। अगर 3 बजे वाला लेक्चर है तो मैं ले लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और GIT भी इंक्लूडेड है। GIT भी इंक्लूड, GFR बेटा होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट में जितना किडनी से ब्लड फिल्टर हो रहा होता है उसको कहा जाता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि नॉर्मली 125 ml/मिनट है। और बुक के अंदर 120 से लेके 130 ml/मिनट भी लिखा हुआ है। अगर 130 ml लिखा हुआ है या 120 से लेके 130 भी लिखा हुआ है वो भी नॉर्मल होता है। ठीक है, उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा, इसके अलावा नेफ्रॉन के लिए हमने प्रेशर फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करना है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करना है, ट्यूबुलर सेक्रीशन के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, जो नेट प्रेशर होता है वो कितना होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द किडनी के बारे में हमने डिस्कस करना है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। बेटा फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलाई के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। लाइक पहली जो चीज़ है कि फिल्ट्रेशन इसने करनी होती है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं उनको एलिमिनेट करवाना होता है। अब इसके फंक्शंस और वहाँ पे फूड प्रोसेस हो रहा होता है, पोडोसाइट्स पड़े होते हैं, मिजेंजियल सेल पड़े होते हैं, और जितना भी ब्लड आ रहा होता है उसको फिल्टर करते हैं। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा होता है तो उसको भी किल कर रहे होते हैं। डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं ग्लोमेरुलाई के। ओके, अगर मुझे उन्होंने कहा तो डेफिनेटली आई विल कंडक्ट योर लेक्चर्स। ओके, गैस्ट्रिक यूसेज बेटा नेक्स्ट में रिपीट कर दूंगा। और बेटा 3 to 4 PM मैं पूछता हूँ, अगर कोई नहीं लेक्चर लेने वाला तो डेफिनेटली आई विल कंडक्ट। ओके, मैं ये अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे ही ना, तो आप यहाँ से भी ले लीजिएगा। ओके श्योर। इंस्टेड ऑफ दैट अदर क्वेरी, बेटा GIT में रिपीट कर दूंगा, नथिंग टू वरी। ओके, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय। नो मोर क्वेरी। ओके।
ओके बेटा, ये चैप्टर रिपीट करने के बाद डेफिनेटली हम रिवीजन कर लेंगे। सीवीएस का बेटा इस सैटरडे प्लान कर लें, मैं अपडेट कर दूंगा आपको। बेटा ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एंडोक्राइन पढ़ेंगे और साथ में आपकी रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। ओके, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।